5 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में एक विवाहित जोड़ा नजर आ रहा है जो कि बहुत खुश है। ये है 22 वर्षीय दिलीप सिंह यादव और ये है 20 वर्षीय प्रगति यादव। ये दोनों पिछले 3 सालों से प्रेम संगम में बंधे थे और पिछले 1 साल से अपनी शादी के लिए परिवार वालों को मना रहे थे और फाइनली परिवार की रजामंदी से आज इनका विवाह धूमधाम से हो रहा है। ये अपने जीवन की एक नई और खूबसूरत शुरुआत करने वाले थे। बेटे की शादी और घर पर नई बहू के आने से पूरा परिवार खुश था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, पर यह खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं थी। हर कोई इस बात से अनजान था कि इन तमाम खुशियों के पीछे एक मातम भी दबे पांव कदम रख चुका है। हिंदू विवाह के परंपरा अनुसार विवाह के बाद वधू को तीसरे या चौथे दिन अपने मायके वापस आना होता है। इसे पहल पठौनी कहा जाता है। इस तरह 9 मार्च को प्रगति के भाई व पिता उसे लेने उसके ससुराल आते हैं। 14 मार्च को होली थी। परंपरा अनुसार दुल्हन अपनी पहली होली ससुराल में नहीं मनाती, इसलिए प्रगति को कुछ और दिन मायके में रहने का अवसर मिल जाता है। इधर दिलीप भी होली मनाकर अगले दिन प्रगति को लेने ससुराल जाता है। फिर 3 दिन बाद यानी 19 मार्च को दिलीप अपने काम पर वापस लौट जाता है। दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद वो एक बड़े से ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकता है। यहीं पर वह अपने बड़े भाई संदीप और वाइफ प्रगति को कॉल करके बताता है कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और वह अब वापस लौट रहा है। यह कॉल उसने दोपहर के वक्त बेला गांव से की थी और वह दिव्यापुर गांव का रहने वाला था, जो कि वहां से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी कि वो घर से मात्र 40-50 मिनट की दूरी पर था। लेकिन देर शाम तक जब दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों की उलझनें बढ़ने लगी। परिवार वालों ने दिलीप की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर उसकी कॉल नहीं लगी। पहले सभी को लगा कि किसी काम से दिलीप कहीं रुक गया होगा, लेकिन देर रात तक भी जब दिलीप घर नहीं लौटा और न ही उसकी कोई कॉल आई, तब सभी का मन बेचैन होने लगा। बड़े भाई संदीप ने उसे फिर से कॉल किया। इस बार कॉल रिसीव कर ली जाती है, लेकिन ये आवाज दिलीप की नहीं थी, बल्कि एक पुलिस वाला था। औरैया पुलिस उन्हें अपनी पहचान बताते हुए कहती है कि दिलीप बुरी तरह से घायल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बताती और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने को कहते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। ऐसे कैसे हो गया? वह तो घर लौट रहा था। परिवार वाले इस बात से और भी ज्यादा घबरा जाते हैं कि फोन पर पुलिस बात कर रही थी। बात काफी गंभीर हो सकती है। आखिर मामला क्या है? अभी तक ये बात घर की छोटी बहू यानी प्रगति को नहीं पता चली थी, पर बड़े भाई संदीप ने हिम्मत जुटाकर इस बात की जानकारी प्रगति को दे दी। यह सब सुनते ही प्रगति के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह साथ में हॉस्पिटल जाने की जिद करती है। अब बिना देरी के सभी लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। उसी दौरान प्रगति के परिवार वालों को भी इस घटना की जानकारी दे दी जाती है। पूरा परिवार सदमे में था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर दिलीप के परिवार वालों को जो बात बताते हैं, उसने सभी को एक गहरा सदमा दे दिया। डॉक्टर ने बताया कि दिलीप की हालत बहुत गंभीर है। ये मारपीट का मामला लगता है। सर पर गहरे घाव के निशान है, मानो उस पर जानलेवा हमला हुआ है। उसके बचने के चांस वैसे तो बहुत कम है, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल में दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दिलीप को हॉस्पिटल में ऐसी हालत में देखकर प्रगति बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। 2 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार दिलीप मौत के मुंह में समा गया। जहां 14 दिन पहले पूरे घर में खुशियों का बसेरा हो गया था, वहीं इस हादसे के बाद दुख का मातम पसर गया। दिलीप के पिता और भाई ये सोचकर परेशान थे कि दिलीप की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो ऐसा कौन कर गया? जहां सबको लग रहा था कि ये चोरी फिरौती के चलते ऐसा हुआ होगा, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस सच्चाई की परतें खुलनी शुरू हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिलीप के सर पर इतने गहरे वार किए गए थे कि उसका स्कल बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। यही नहीं, इतनी चोट देने के बाद उसके सर पर पीछे से गोली मारी गई थी। इस अपराध को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे यह जाहिर हो रहा था कि यह कोई आम लूटपाट का तो केस नहीं था, बल्कि कोई गहरी साजिश थी, जिसके तार एक ऐसे शख्स से जुड़े थे जो उन्हीं के परिवार में मौजूद था। तो चलिए इसे थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला 22 साल का दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाई संदीप, अक्षय और सचिन के साथ मिलकर हाइड्रा व क्रेन मशीन के कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे। इस कारोबार की शुरुआत इनके पिता सुमेर सिंह यादव ने की थी। आज के समय में इनका ये कारोबार यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका था। आज के समय में ये एक संपन्न परिवार था, करोड़ों की संपत्ति थी। बड़े भाई संदीप का विवाह 2019 में हो चुका था। इधर 22 वर्षीय दिलीप भी अपने लिए एक लड़की पसंद कर चुका था, जो थी प्रगति यादव, और ये कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भाई संदीप यादव की साली थी। ये दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे, पर इसकी खबर अभी परिवार वालों को नहीं थी। इसलिए परिवार वाले जब दिलीप के रिश्ते की बात घर पर करने लगते हैं, तब दिलीप ने ये बात सबको बता दी कि वह प्रगति को चाहता है और उसी से शादी करेगा। उधर प्रगति के घर वालों को भी ये बात पता चल जाती है, पर दिलीप का परिवार ये कहकर इस रिश्ते से मना कर देता है कि एक ही परिवार की 2 लड़की को एक ही घर की बहू बनाना सही नहीं होता। पर बाद में दोनों की जिद के सामने सबको उनकी बात माननी पड़ी। इस तरह 5 मार्च को रस्मों रिवाजों के साथ दोनों का विवाह कर दिया गया।
19 मार्च को दिलीप काम पर लौट गया था। फिर जब वह बेलागांव में सारे काम खत्म करके वापस घर लौट रहा था, तब यह बात वो कॉल करके अपने भाई और वाइफ प्रगति को बता देता है। जहां एक तरफ दिलीप के घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे, वहीं पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में 2 गांव वालों को अधमरी हालत में एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है। उसे मरा हुआ सोचकर वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और बाकी गांव वालों को इकट्ठा करके उस जगह पर लेकर आते हैं। उस आदमी की बुरी हालत देखकर गांव वाले तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को पहुंचाते हैं, जो वहां फौरन एम्बुलेंस को साथ लेकर पहुंचती है। मेडिकल स्टाफ जब उसे चेक करता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। इसलिए बिना कोई देरी किए वह उसे एम्बुलेंस में तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। इधर पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर ही रही होती है कि तभी कुछ देर बाद उस आदमी की जेब में रखा मोबाइल बजने लगता है। पुलिस जब फोन रिसीव करती है तो कॉल के उस तरफ कोई और नहीं बल्कि दिलीप के परिवार वाले होते हैं। खबर मिलते ही दिलीप के घर में कोहराम मच जाता है और सभी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसकी हालत देख हॉस्पिटल में रोना पिटना शुरू हो जाता है। अभी तक पुलिस व परिवार वाले इसे एक एक्सीडेंटल केस मानकर चल रहे थे। वहीं जब डॉक्टर पुलिस को यह बताती है कि किसी ने दिलीप के सर पर गहरे वार किए हैं और शायद उसे गोली भी मारी है, इस पर जानलेवा हमला हुआ है, तब पुलिस समझ गई कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। पुलिस वाले दिलीप के परिवार से पूछती है कि क्या दिलीप की किसी से कोई दुश्मनी थी, तो वह इस बात से साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि उनका लड़का बहुत सीधा था और वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, न ही उसका किसी से कोई झगड़ा था और न ही वह कोई नशा करता था। इसके बाद परिवार वाले चाहते थे कि इस मामले की तहकीकात हो ताकि अपराधियों का पता चले और उन्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा दे, जिसके चलते एक FIR वह दर्ज करवा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हर गुजरते वक्त के साथ दिलीप की हालत बिगड़ती चली गई। 2 दिन बाद यानी 21 मार्च 2025 को वो जिंदगी की जंग हार जाता है। प्रगति का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जिस दिलीप के साथ उसने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई थी, उसका 15 दिन में ही साथ छूट गया। वह विधवा हो गई। बड़े दुख के साथ अंतिम संस्कार कर दिलीप को अंतिम विदाई दी गई। 24 घंटे बाद दिलीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसने पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर दिया। पुलिस को यह तो क्लियर हो गया था कि दिलीप के साथ बेला और दिव्यापुर के बीच में ही यह इंसिडेंट हुआ है। इसलिए पुलिस त्रिनेत्र सिस्टम का सहारा लेती है। ऑपरेशन त्रिनेत्र उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसके तहत हजारों कैमरास को कई अलग अलग जगहों पर एंगल पर लगाया गया है और यह सभी कैमरास एक ही कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। पुलिस इसी सिस्टम का यूज कर उस रूट को खंगालना शुरू करती है जिसमें दिलीप बेलागांव से घर वापस लौट रहा था। पुलिस 2 से 4 बजे के बीच की फुटेज को देख रही होती है। ये वही समय था जब दिलीप काम खत्म करके अपनी हाइड्रा मशीन लेकर घर की ओर जा रहा था। तब उसी दौरान रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए वह रुका था और उसी दौरान भाई को कॉल करके अपने आने की सूचना भी दी थी। पुलिस उस रूट के सभी CCTV फुटेज खंगालने में लगी होती है कि तभी उन्हें पलिया गांव की तरफ जाने वाली सड़क में लगे कैमरा फुटेज में दिलीप नजर आता है, जो एक बाइक पर सवार है। बाइक कोई दूसरा शख्स चला रहा है। दिलीप बीच में बैठा है और दिलीप के पीछे कोई दूसरा शख्स बैठा है। अब दिलीप के साथ यह 2 लोग कौन थे, यह जानने के लिए जब पुलिस उनकी आइडेंटिफिकेशन शुरू करती है तो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वह बेहद चौंका देने वाली होती है। बाइक चलाने वाला शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम हिस्ट्री शूटर रामजी नागर था, जो कि संगीन अपराधों में जेल जा चुका था और उस वक्त बेल के चलते बाहर आया था। दिलीप जैसे सीधे साधे आदमी के साथ एक ऐसे खतरनाक मुजरिम का होना अपने आप में एक रेड अलर्ट था। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए एक विशेष टीम गठित की और रामजी नागर की तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटों की गहन निगरानी, फोन ट्रेसिंग और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आखिरकार रामजी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। थाने में लाकर रामजी नागर से पूछताछ शुरू की जाती है। पहले तो रामजी नागर कुछ भी नहीं कबूलता है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ के लिए अपने कड़े हथकंडे अपनाती है तो वह घबरा जाता है और एक नाम सामने आता है, अनुराग यादव। साथ में इसने बताया कि दिलीप के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट इसी के द्वारा मिला था। इधर पुलिस अनुराग यादव को खोजना शुरू करती है। अनुराग के मोबाइल नंबर को ट्रेस करके पुलिस अनुराग को हिरासत में लेती है और थाने लाकर पूछताछ शुरू करती है। रामजी नागर को देखकर अनुराग सारा सच उगलना शुरू करता है, जिसमें वह 2 लोगों का नाम सामने रखता है, दुर्लभ और शिवम। लिहाजा पुलिस की एक टुकड़ी इन दोनों की खोज में निकलती है। CCTV फुटेज पर भी नजर रखी जाने लगी। इसके बाद जब दिलीप को मारने का कारण पूछा गया तो अनुराग एक ऐसे शख्स का नाम लेता है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। ये नाम था सुमेर सिंह यादव खानदान की छोटी बहू प्रगति का, जिसकी 15 दिन पहले दिलीप से शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी और अब वह विधवा हो चुकी थी। घर पर दुख का मातम पसरा था, जहां नात रिश्तेदार व पड़ोस के कुछ लोग माँ पिता को सांत्वना दे रहे थे। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी 2 महिला कांस्टेबल के साथ दिलीप के घर में दाखिल होते हैं। ये लोग प्रगति के साथ पूछताछ करने के लिए उसे बाहर बुलाने को कहते हैं। परिवार वालों को लगा कि केस के सिलसिले में वो प्रगति से सवाल कर रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक पुलिस टीम के साथ आई लेडी कांस्टेबल
प्रगति का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद परिवार और गांव वाले भड़क जाते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं और पूछने लगते हैं आखिरकार वो उनकी बहू को ऐसे उठाकर कैसे ले जा रहे हैं। अब पुलिस उन्हें जब वजह बताना शुरू करती है तो वहां मौजूद सभी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। ये पता चलते ही कि दिलीप की हत्या की साजिश में उनके ही घर की बहू प्रगति का भी हाथ है। तब ये हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। भला वो ऐसा क्यों करेगी? दोनों की लव मैरिज हुई थी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए 5 साल पीछे 2020 में जाना होगा, जब फफूंद की रहने वाली प्रगति के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही अनुराग यादव नाम का शख्स रहता था। 29 साल का अनुराग BSc करने के बाद गांव में ही रहने लगा था। उसके पास कोई काम धंधा भले ही नहीं था, लेकिन अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा जरूर करता था। ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना, महंगी गाड़ियों से गांव में घूमना, फ्लाइट से ट्रैवल करना और महंगे होटल में रुकना, वह ये सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसों से करता था। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, जबकि असल में तो वह ट्रैक्टर से माल ढुलाई व खेत वगैरह जोत कर अपना खर्च चलाता था। अनुराग के इसी झूठे रहन सहन को देखकर प्रगति उससे अट्रैक्ट होने लगती है। दोनों के घर भले ही आसपास थे, पर दोनों के परिवारों के बीच काफी दूरियां थी। पुराने समय से एक जमीनी विवाद चल रहा था। यही वजह थी कि दोनों सबके सामने एक दूसरे से नहीं मिलते थे। इत्तेफाक से एक दिन दोनों की मुलाकात मंदिर में होती है। दोनों अकेले थे। दोनों एक दूसरे से बात शुरू करते हैं। अनुराग 10 रुपए के नोट पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर प्रगति को देता है। अब प्रगति के पास खुद का कोई फोन तो था नहीं, इसलिए वह रोज रात को अपने परिवार वालों के सोने का इंतजार करती है। और जैसे ही सब सो जाते हैं तो वह अपने पिता के मोबाइल से अनुराग को कॉल करके रात भर उससे बातें करती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। फोन पर शुरू हुई बातें मुलाकातों में तब्दील होने लगी। प्रगति की मौसी का घर औरैया शहर के पास था, जहां वो अपनी मां के साथ अक्सर जाया करती थी। वो मौसी के घर से साईं मंदिर जाने के बहाने निकलती थी और अनुराग को मिलने के लिए बुला लेती थी। फिर दोनों इसी होटल में हर बार मिला करते थे। अनुराग के साथ साथ प्रगति भी अनुराग को दिल से चाहने लगी थी। वह अब उसी से शादी करने का मन बना लेती है। प्रगति के कई सपने थे जिसे वह अब अनुराग के साथ ही पूरा करना चाहती थी, पर एक वक्त ऐसा आया कि प्रगति के सपनों की सीमाएं बढ़ने लगी। दरअसल 2019 में उसकी बड़ी बहन का विवाह दिलीप के बड़े भाई संदीप से हो गया था। यह एक अमीर परिवार था। वह अपने बहन की अच्छी जिंदगी और सारे शौक को पूरा करता देख अपने बहन से बहुत प्रभावित होती है। अब उसे एहसास होने लगा कि अनुराग मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन वह उससे प्यार भी बहुत करती थी। अब यहीं पर प्रगति के दिमाग में एक शैतानी इरादों ने जन्म लिया। यह बात उसने अनुराग से शेयर की। प्रगति यह भी जानती थी कि फैमिली डिस्प्यूट के चलते अनुराग से उसकी शादी नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी जाएगी तो अनुराग उसे वह लाइफ स्टाइल नहीं दे पाएगा। लिहाजा संदीप का एक छोटा भाई था दिलीप, जो अभी अविवाहित था। प्रगति अक्सर अपने बहन से मिलने दिलीप के घर आती जाती रहती थी। वहीं दिलीप भी अपने भाभी के मायके आता जाता रहता था। इसी वजह से प्रगति की दिलीप से अक्सर मुलाकात होती रहती थी और यहीं से प्रगति को दिलीप अपने शिकार की तरह नजर आने लगा। प्रगति ने अपनी सोची समझी चाल के तहत पहले दिलीप से दोस्ती की और फिर उससे मिलने जुलने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। प्रगति के फेंके गए इस जाल में दिलीप बुरी तरह से फंसता चला गया था। दिलीप को अपने प्यार में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना, ये सब कुछ अनुराग व प्रगति के प्लान में शामिल था। अनुराग और प्रगति मिलकर दिलीप के भोलेपन का फायदा उठाने लगे थे। प्रगति अनुराग से इनडायरेक्टली पैसों की डिमांड करती थी, जिसे दिलीप पूरा भी कर देता था। यहाँ तक कि उसने प्रगति के जन्मदिन पर उसे एक मोबाइल भी गिफ्ट कर दिया था। अब खुद का मोबाइल आते ही प्रगति सबसे पहले अनुराग का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है, और ये नंबर वह ज्योति के नाम से सेव करती है ताकि किसी को शक न हो। प्रगति अब अनुराग से बातें शुरू कर देती है और ये दोनों आगे का प्लान डिस्कस करने लगते हैं। जहां एक तरफ प्रगति दिलीप से प्यार का नाटक कर रही थी, वहीं दिलीप इस प्यार को सच्चा मान बैठा था। प्रगति दिलीप को विश्वास दिला चुकी थी कि वह उसे बहुत प्यार करती है और उसके बिना जी नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली दिलीप प्रगति के बिछाए इस जाल में फंसता चला गया। जब घर पर दिलीप के रिश्ते की बात चलनी शुरू हुई तो दिलीप प्रगति से शादी करने के लिए अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि वह शादी करेगा तो सिर्फ प्रगति से ही। कितनी दुख की बात है, जहां एक तरफ यह लड़का प्यार के लिए अपने घर वालों को मनाने के लिए उनसे लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज लड़की झूठे प्यार के नाम पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए चक्रव्यूह रच रही थी। लिहाजा परिवार वालों को दोनों की जिद के आगे झुकना पड़ा और फाइनली 5 मार्च 2025 को दोनों का विवाह कर दिया गया। इसके बाद जब प्रगति मायके जाती है तो वह अनुराग को मिलने के लिए उसी होटल पर आने को कहती है जहां वह पहले मिला करते थे। 2 दिन बाद मौका मिलते ही दोनों होटल में मिलते हैं और अब यहीं से दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान शुरू करने लगते हैं। शुरू से ही प्रगति की प्लानिंग थी कि दिलीप को प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसको मार कर खत्म कर देंगे, और वह ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वह दिलीप की करोड़ों की दौलत पाना चाहती थी।
ताकि उस दौलत से अनुराग के साथ रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। इसीलिए वह ऐसी तरकीबें सोचने लगी कि दिलीप मर भी जाए और उन पर कोई शक भी न जाए। प्लान तैयार हो चुका था, जिसे अंजाम देने के लिए अनुराग अपने मौसेरे भाई दुर्लभ यादव को इस प्लान का हिस्सा बनाता है। दुर्लभ लड़ाई झगड़े और क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दुर्लभ ने पूरे मामले को समझने के बाद अपने दोस्त शिवम और हिस्ट्री शूटर रामजी नागर को हायर किया और रामजी नागर ने दिलीप को मारने के लिए 2 लाख रुपए की मांग रखी, जिसमें से 1 लाख रुपए काम से पहले और 1 लाख रुपए काम होने के बाद। पर दिक्कत यह थी कि अनुराग और प्रगति के पास इतने पैसे नहीं थे। यहाँ पर प्रगति एक चाल चलती है। वह अपने पति दिलीप से कहती है कि मुझे एक ज्वेलरी पसंद आई है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। इधर दिलीप भी ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करता, वह उसे नकद 2 लाख रुपए दे देता है। बेचारा दिलीप इस बात से अनजान था कि वह उनके ही इन पैसों से उसकी ही मौत का सौदा करने जा रही है। इस तरह अनुराग अपने भाई दुर्लभ को सभी को साथ लेकर पुराने पुल के पास आने के लिए कहता है। 18 मार्च वाले दिन अनुराग पैसे लेकर पुराने पुल के पास पहुंचता है, जहां पर दुर्लभ अपने मित्र शिवम यादव और शूटर रामजी नागर के साथ पहले से मौजूद रहते हैं। अनुराग पैसे देते हुए कहता है कि कल मेरे फोन का इंतजार करना। तारीख आती है 19 मार्च, जब प्रगति दिलीप की लोकेशन अनुराग को बताती है कि दिलीप खाना खाने के लिए पठानी ढाबे के पास रुका है। दिलीप की पहचान करवाने के लिए अनुराग दुर्लभ, शिवम और रामजी को लेकर उसी ढाबे के नजदीक पहुंचता है जहां दिलीप खाना खा रहा था। दूर से ही अनुराग दिलीप की पहचान अपराधियों को करवा देता है। जैसे ही दिलीप अपनी हाइड्रा लेकर वहां से निकलता है, तभी दुर्लभ, शिवम और रामजी बाइक पर दिलीप का पीछा करना शुरू करते हैं। इनके पास 2 बाइक थी। दिलीप का पीछा करते करते वो सुनसान जगह में उसकी हाइड्रा रुकवाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने का नाटक करते हैं कि खेत में पोल लगवाना है, बस यहीं से कुछ दूरी पर है, पहले आप हमारे साथ चलकर लोकेशन देख लो। दिलीप उनकी बातों में आ जाता है और उनकी बाइक पर बैठ जाता है। पलिया गांव स्थित पटना नहर पुल के पास गेहूं के खेत में पहुंचने पर उन्होंने दिलीप पर हमला कर दिया। मारपीट होने लगी। तमंचे से दिलीप पर फायर किया गया। पहली गोली कान को छूते हुए निकल गई। कान पूरी तरह से घायल हो चुका था, खून बहने लगा था। ये देखकर दिलीप घबरा गया, भागने लगा और चिल्लाने लगा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। पहले तो सर पर घातक हमले किए गए, रोड से सिर पर वार किया गया। दिलीप बेहोश होकर गिर पड़ा, फिर पीछे से उसके सिर पर तमंचे से फायर किया गया। दिलीप को मरा हुआ समझकर तीनों बाइक लेकर तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। अनुराग पुलिस के कब्जे में है। इस बात की भनक लगते ही दुर्लभ व शिवम फरार हो जाते हैं। इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों पर 25,000 का इनाम निकाल दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई जगहों पर चेक पॉइंट्स भी बना दिए थे। आखिरकार 27 मार्च 2025 की रात को शहबाजपुर बम्बा एरिया में बने पुलिस चेक पोस्ट को जब दुर्लभ और शिवम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें पहचान लेती है, जिस पर वो वहां से भागने लगते हैं। पीछा करने पर दोनों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों युवकों के दाहिने पैर में गोली लग जाती है। दोनों घायल होकर वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराती है और दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इनका केस कोर्ट में चल रहा है। इन सभी पर कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें उम्र कैद की सजा भी शामिल है। बहरहाल इस घटना ने ये साबित कर दिया कि आज के दौर में मोहब्बत सिर्फ एक लालच का रूप है, जिसमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए रिश्तों को दरकिनार कर विश्वास का गला दबा दिया जाता है। और आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जय हिंद।